नमस्ते दोस्तों। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे आप सभी साथियों का आज के इस खास एक्सप्लेनर या विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद अहम टॉपिक पर बात करेंगे। महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का संपूर्ण जीवन और उनकी टाइमलाइन। आज की इस चर्चा को हमने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आपको एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हर तारीख और घटना बिल्कुल आसानी से याद हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1906 में दी गई ये महज एक लाइन नहीं थी, ये एक ऐसी गर्जना थी जिसने पूरे देश को नींद से जगा दिया था। ये वो अडिग संकल्प था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। यहीं से हमें तिलक जी के उस अदम्य साहस और कभी न झुकने वाले जज्बे का एकदम साफ चित्र दिखाई देता है। तो अपने नोट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि आज की इस चर्चा को हम इन 6 अहम हिस्सों में बांटने वाले हैं। इस स्ट्रक्चर की मदद से आपको ये पूरा टॉपिक एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद हो जाएगा। चलिए सबसे पहले पॉइंट से डाइव इन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके शुरुआती जीवन और पढ़ाई लिखाई की, जहां से उनकी बौद्धिक नींव तैयार हुई। ये कुछ शुरुआती तारीख हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत काम की हैं। 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में उनका जन्म हुआ। फिर 1877 में उन्होंने मैथमेटिक्स यानी गणित में बीए किया और 1879 में एलएलबी यानी कानून की डिग्री हासिल की। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ गणित का सटीक लॉजिक और दूसरी तरफ कानून की गहरी समझ। इसी कॉम्बिनेशन ने उनके तर्कों को इतना तेज बना दिया था कि वो ब्रिटिश नीतियों की धज्जियां उड़ाने में सबसे माहिर बन गए थे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राजनीति के एक बड़े नेता बनने से पहले एक समर्पित टीचर के रूप में उन्होंने क्या किया। ध्यान दीजिएगा, ये स्लाइड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। 1880 में पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल और 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना। इन संस्थानों के नाम और उनके वर्ष अक्सर डायरेक्ट पूछे जाते हैं। दरअसल तिलक जी का पक्का मानना था कि अगर भारतीयों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाना है तो उसका इकलौता और सबसे मजबूत रास्ता शिक्षा ही है। शिक्षा से ही जुड़ा उनका अगला कदम था पत्रकारिता। देखते हैं कि उन्होंने कैसे अपनी इस कोशिश को आम जनता तक पहुंचाया। सच कहूं तो ये स्लाइड एग्जाम्स के नजरिए से एक गोल्ड माइन है। आपको 1881 में शुरू हुए इन 2 अखबारों का क्रॉस मैच याद रखना है। केसरी अखबार, जो कि मराठी भाषा में था, उसका मकसद था आम जनता के दिलों में देशभक्ति जगाना, और मराठा अखबार अंग्रेजी में था, जो पढ़े लिखे वर्ग में राजनीतिक बहस के लिए था। मराठा और मराठी में कंफ्यूज मत होइएगा, ये एग्जाम्स का बहुत कॉमन ट्रैप है, इसे अच्छे से रट लीजिए। इसके बाद 1893 में सार्वजनिक गणेश उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव। अंग्रेजों के उस दौर में ये कितनी शानदार स्ट्रैटेजी थी। इन सांस्कृतिक त्योहारों को उन्होंने एक ऐसे सुरक्षित प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल किया जहां भीड़ एक साथ आ सके और बिना किसी ब्रिटिश पाबंदी के लोगों के अंदर राष्ट्रीयता भरी जा सके। इसी मास मोबिलाइजेशन का सीधा नतीजा था कि 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में लोग इतनी भारी संख्या में सड़कों पर उतर आए। अब बात करते हैं उनके उस दौर की जब उनका ब्रिटिश हुकूमत से सीधा और कड़ा टकराव हुआ। यहाँ इस शब्द स्वराज को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। अगर इसे बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में समझें तो इसका सीधा सा मतलब है सेल्फ रूल, यानी अपना राज। ये भारतीयों का वो पक्का अधिकार था कि हम अपने देश को खुद चलाएं बिना किसी विदेशी दखलंदाजी या कंट्रोल के। बस यही उनके पूरे आंदोलन का सेंटर पॉइंट था। लेकिन अपने देश पर अपना राज मांगने की कीमत बहुत भारी थी। 1897 में वे पहली बार जेल गए। फिर 1908 में अंग्रेजों ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया और इसके बाद 1908 से 1914 तक उन्हें बर्मा की मांडले जेल भेज दिया गया। जरा सोचिए, अपने घर से हजारों मील दूर एक भयानक विदेशी जेल में पूरे 6 साल की कड़ी सजा। पर क्या इतने जुल्म उनकी हिम्मत तोड़ पाए? बिल्कुल नहीं। और पता है उन मुश्किल सालों में उन्होंने क्या किया? इसी से जुड़ा है हमारा 5वां भाग। इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाली बात यह है कि 1910 से 1911 के बीच मांडले जेल के उस भयंकर एकांतवास में रहते हुए भी उन्होंने अपनी सबसे महान पुस्तक गीता रहस्य लिख डाली। मतलब अपनी जिंदगी के सबसे तकलीफदेह वक्त को उन्होंने भारतीय दर्शन की एक महान और कालजयी रचना में बदल दिया। कमाल की बात है ना? जेल से वापस आने के बाद राजनीति में लौटकर उन्होंने जो सबसे बड़ी मांग की उसे होम रूल लीग कहा जाता है।
आसान शब्दों में समझें तो ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसका मकसद था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहते हुए ही भारत को अपना शासन खुद चलाने दिया जाए, बिल्कुल एक घरेलू संसद की तरह, जहां फैसले हम भारतीय खुद लें। साल 1916 इस पूरे सफर का एक बड़ा माइलस्टोन रहा। इसी साल उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की और साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक बहुत ही अहम समझौता भी करवाया। उन्होंने सबको एक साथ लाने में एक बड़े सूत्रधार की भूमिका निभाई और फिर 1 अगस्त 1920 को इस महान आत्मा का निधन हो गया, जो हमारे लिए एक कभी ना खत्म होने वाली विरासत छोड़ गए। तो ऐतिहासिक तथ्यों के बाद अब आखिरी भाग में देखते हैं कि आज के युवाओं के लिए इस सब का क्या मतलब है। तो इन सब से जो सबसे ज़रूरी बात निकल कर आती है वो ये है कि हमें उनके जीवन से 3 पक्की बातें सीखनी चाहिए। 1, सच के लिए हमेशा डटकर खड़े रहें। 2, अन्याय के खिलाफ निडर होकर अपनी आवाज़ उठाएं। और 3, देश को हमेशा सबसे पहले रखें। उनके ये ऐतिहासिक काम आज भी हमारे लिए एक परफेक्ट लाइफ लेसन और ब्लूप्रिंट का काम करते हैं। अब इस पूरे सफर को देखने और समझने के बाद खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा। आज की इस तेज रफ्तार और भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सच्चाई और न्याय के प्रति उनके जैसे निडर जज्बे को अपने रोजमर्रा के कामों में कैसे लागू कर सकते हैं? इस पर सोच विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एग्जाम्स की तैयारी के लिए ऐसे ही और डीप, स्ट्रक्चर्ड और ज्ञानवर्धक एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।